संसद में गृह राज्य मंत्री ने इसको सीधे साफ 20 जुलाई को साफ मना कर दिया कि इस बार 2021 की जो जनगणना है उसके साथ जात की जनगणना नहीं कराई जाएगी। और अभी 2-4 हफ्ते पहले अदालत में भी सरकार ने हलफनामा दे दिया है कि हम ये नहीं कराएंगे। और ये कोई बहुत लचर किस्म के लॉजिक इसके न करने के चलते दिए गए हैं कि जैसे कोई जनगणना जो हम कराने जा रहे हैं, जो आम जनगणना होती है, वो जनगणना पूरी तरह से बाधित हो जाएगी, तकनीकी बहुत सारा दिक्कत आ जाएगा। अदालत में इस किस्म का बेहद हास्यास्पद किस्म के तर्क दिए गए। तो ये कोई नई ऐसी स्थिति नहीं है कि ये पहली बार किसी सरकार ने इसको नकारा। पूरे आप अगर उसमें आप देखेंगे तो जब से आप देखिएगा कि 2 बार संसद में 97-98 के दौर में सरकार ने तय किया और 2001 से पहले, और जब 2001 का समय आया तो उस समय हम लोगों ने देखा कि जो है वो अटल बिहारी की सरकार आई थी। कुछ 3 बड़े फैसले उसने उस समय किए। सरकार ने फैसला कर लिया था, उसके पहले की सरकार ने, कैबिनेट ने भी फैसला ले लिया था, लेकिन 2001 में उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी थे और उन्होंने ये कहते हुए कि जिससे जातिवाद और बढ़ जाएगा, ये तर्क दिया, ये लॉजिक दिया, आप समझिए। और 13 दिन वाली सरकार थी, उसमें 3 कुछ फैसले थे, उसमें एक ये बड़ा फैसला था। इसके बाद आप देखिए कि हर बार ऐसा होता है। जैसे अभी कोई पूछ सकता है कि इस समय ये सवाल क्यों उठ रहा है, इसका कतई कोई कहीं के चुनाव से और उसका कोई रिश्ता नहीं। जब भी आम जनगणना की दौर आता है, ठीक उस आम जनगणना के दौर से पहले ये बहस का विषय बनता है। पूरे देश में इसमें बहस होती है। और खास करके 90 के बाद, ये जब से मंडल कमीशन लागू हुआ है, उसके बाद ये सवाल बार बार उठ रहा है। बार ये सवाल हर तरफ से ये उठाया जा रहा है। 2010 में भी आप देखिए, को लगता है कि वो 7-8 मई, वो डेट भी है, याद करेंगे अगर, 2 दिनों तक संसद ने विधिवत इस पे बहस किया, बातचीत किया और लगभग सर्वसम्मति इस पे बनी कि इसको कराया जाए। बीजेपी की तरफ से उस समय उनके पिछड़ा नेता थे, खास करके गोपीनाथ मुंडे, उन्होंने इस लेवल पे बहस चलाया कि अगर इस बार ये चूक हो गई तो 10 साल पिछड़ों के साथ न्याय नहीं होगा, 10 साल पीछे चले जाएंगे, ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। उस समय बीजेपी के वो प्रवक्ता के बतौर संसद में उभरे और उस समय बड़ी कह लीजिए कि एक सर्वानुमति उस संसद में बनी। लेकिन 2011 में फिर एक चालाकी हो गई और जाति जनगणना को आम जनगणना से बाहर कर दिया गया, उसे अलग कर दिया गया। और इसको अगर ऐसे कहिए तो जाति जनगणना न हो, इसके लिए 5000 करोड़ अलग से खर्च कर दिया गया, ये उसको रोक देने के लिए, उसको बेहद अकुशल लोगों से अलग से करा करके। और आप जानते हैं 2017 में इस पे ये बात सामने आ गई कि जो है उनकी तरफ से आ गया कि उसमें 9 लाख गड़बड़ियां, उस पूरे जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो 2011 में कराया गया, उसमें बताया गया कि 9 लाख गड़बड़ियां, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। उसमें एक कमेटी भी बना दी गई कि इसको ठीक ढंग से अभी भी कोई चांस है जिसको किया जाए, पनगड़िया जी के नेतृत्व में, जो आप जानते हैं सलाहकार थे नीति आयोग में, और 3 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात की गई। और उसमें भी आप देखेंगे कि उस 3 सदस्यीय कमेटी का कभी निर्माण ही नहीं हुआ, वो 2 सदस्यों का निर्माण ही नहीं हुआ, उस कमेटी की कोई बैठक ही नहीं हुई। और बाद में अरुण जेटली ने साफ कह दिया कि ये आंकड़े हम जारी नहीं कर सकते हैं, वो भी उसको कूड़े के डब्बे में डाल दिया गया। 2019 में चुनाव से पहले राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे और उन्होंने साफ इस बात को कहा कि इस बार अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हर हाल में जाति की जनगणना कराएंगे। और आप देखिए कि संसद में फिर उसी सरकार ने, जब जनगणना का दौर आ रहा है तो उस सरकार ने नकार दिया। तो ये सवाल तो बड़ा है, ये बात तो हम लोगों को समझनी है। ये ऐसे लगता है कि सामान्य सी बात है कि अगर मान लीजिए जनगणना हो रही है, एक कॉलम तो जोड़ना है। ऐसे लगता है कि उसमें 2011 में जैसे 29 सवाल पूछे गए, तो उसी तरह ये बात बहुत नॉर्मल सी लगती है कि एक सवाल और जोड़ दिया जाएगा, उसमें जाति का कॉलम एक जुड़ जाएगा।
सवाल बहुत छोटा लगता है, सामान्य सा लगता है, लेकिन सवाल तो बहुत बड़ा है। मंडल कमीशन कह रहा है कि मंडल साहब ने कहा कि जो है ये होना चाहिए, हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। 2031 के आधार पे हम कोई भी बात, कोई भी निर्णय ले रहे हैं जो बिल्कुल गलत है किसी भी चीज के लिए। अदालतें जब कोई आप जाएंगे इसको लेकर के, जब भी कोई समाज गया है अदालतों में, तो अदालतें बार बार ये कह रही है, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि जो है ये हमारे पास आंकड़े आने चाहिए, समाज के आंकड़े हमारे पास आने चाहिए। इतनी सारी चीजों के बावजूद पूरी संसद अगर साथ में खड़ी है, बार बार कोई भी आप देखिएगा कि पॉलिटिकल जो विपक्ष है वो कभी इसके खिलाफ खड़ा होता हुआ नहीं दिखा है पूरे हिस्ट्री में। बार बार अदालतें कह रही हैं और जितनी कमीशन बने हैं उन सारे कमीशन कह रहे हैं, बावजूद इसके आप ये नहीं हो रहा। तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा जो बड़ा मतलब लगता है कि अभी भी कुछ मुट्ठी पर जो सो कॉल्ड अपर कास्ट, मुट्ठी पर जो हिस्सा है उसकी ताकत कितनी मजबूत है, वो कितना ताकतवर है अभी कि आप देखिए कि हिंदुस्तान की पूरी राजनीति को वो कंट्रोल अभी भी 70 साल बाद भी कितना आसानी से कर रहा। हिम्मत नहीं हो रही सरकार की। आप देखिए कि जब भी कोई इस तरह की स्थितियां आती है तो ये बड़ा सवाल है, इसलिए रुका हुआ। और इसलिए जब हम आप कहते हैं कि ये जनगणना, तो एक लोगों के दिमाग में जाता है कि ये ओबीसी की जनगणना की मांग हो रही, बिल्कुल ऐसा है नहीं। ये सभी जातियों की जनगणना की बात हो रही। घबराहट किससे है? ये बड़ा घबराहट का वजह है जिसके चलते ये जनगणना जो है रुकी हुई है। वो जो रूलिंग क्लास है, कास्ट है, वो सामने नहीं आना चाहता है। और ये आप जनरली जानते हैं, जनरली आपको पता है कि किन लोगों ने सारे संसाधनों पे, मीडिया पे, अदालतों में, नौकरियों पे, ये बहुत साफ साफ लोगों को पता है। लेकिन ये सरकारी आंकड़ों के बतौर दर्ज नहीं है, सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं है। आप कोई बहुत भरोसे के साथ कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते। तो एक तो हमको लगता है कि ये जिस तरह का सवाल है इसकी बड़ी वजह ये इस रुका हुआ है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि ये सवाल कुछ जातियों का नहीं है। कोई भी अगर राष्ट्र निर्माण करना चाहता है, देश को आगे बढ़ाना चाहता है, देश को डेवलप करना चाहते हैं, ये जात का सवाल भी नहीं है, ये पूरे देश का सवाल। 70% आबादी को आप जो है गिनने के लिए तैयार नहीं है। 70% आबादी को आप जो है आप लगातार उसको जो इग्नोर कर रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी के मानवाधिकार का सवाल है, इतनी बड़ी आबादी के जो है उनके संवैधानिक अधिकार का सवाल है, इतनी बड़ी आबादी के रोजगार का सवाल है, जमीन का सवाल है। इतनी बड़े सवाल को अगर आप इग्नोर करेंगे, इतनी बड़ी आबादी को आप इग्नोर करेंगे, कौन सा देश बनाना चाहते हैं, किस तरह का राष्ट्र बनाना चाहते हैं जिसमें इतने बड़े हिस्से को आप हाशिए पे रखना चाहते हैं, दबा के रखना चाहते हैं, उसमें जुल्म किए जा रहे हैं, संरचनात्मक जुल्म किए जा रहे हैं। तो राष्ट्रवाद का भी जो सवाल, जो लोग देश भी बनाना चाहते हैं, उनके सामने भी ये क्वेश्चन मार्क है कि वो किस तरह का देश बनाना चाहते हैं। जिस देश में इतना बड़ा जो बहुजन हिस्सा है वो अनुपस्थित अगर होता है तो कौन सा आप देश बनाना चाहते हैं? जो लोग न्याय की बात कर रहे हैं, जो लोग लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, या जो लोग संविधान की लड़ाई बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सबका सवाल, प्रमुख सवाल आज के दौर में ये प्रश्न बनना चाहिए। और इसलिए आप देखिएगा बहुत सारे जो आप सिविल सोसाइटी में भी देखिएगा, बड़े पैमाने पर आप हिंदुस्तान के अंदर जो आमतौर पर जिसको आप बहुत प्रोग्रेसिव सिविल सोसाइटी देखते हैं, वो अन्य सवालों पे बहुत बड़ी बड़ी बात करेगा। लेकिन आप देखेंगे कि इस समय उसकी तरफ से भी बहुत महीन किस्म के हमले इस मसले पर हो रहे हैं। अब जैसे आप देखिएगा, मैं ये देख रहा हूं कि ये कुछ लोग इसको 2018 में कुछ इस तरह के, इसको एक तरफ सत्ता डायरेक्ट हमला कर रही है कि हम जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बौद्धिक किस्म के हमले भी हो रहे हैं। जैसे कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तो मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में और अब बिहार में भी मैं ये महसूस कर रहा हूं कि विपक्ष ये कह रहा है कि हम जीतेंगे तो हम अपने राज्य में जनगणना कराएंगे। मैं समझता हूं कि ये सवाल को सही दिशा में ले जाना नहीं है, ये मसले को डाइल्यूट करना है। अगर आप संविधान को 7वीं अनुसूची को निकालेंगे तो सेंसस किसके पाले में, सेंसस का अधिकार किसको है? सेंसस राज्य का मसला है ही नहीं, एक संवैधानिक बात है। अगर आप संविधान का अपना निकालिए, उसमें सेंसस जो है वो सेंसस बेसिकली
एक का मसला है, और अगर आप इसको करा भी लेते हैं तो आपको चैलेंज कर दिया जाएगा। आप इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जिसके लिए ये कराने की बात हो रही है वो मसला तो एक तरह से कहिए कि जाति जनगणना के सवाल को जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि नहीं चलिए हम राज्य के स्तर पे करा लेंगे, तो या तो ये पॉलिटिकल उनका एजेंडा है, इस मसले इसकी गंभीरता से को डाइवर्ट करना है और पूरे जाति के जनगणना सवाल को डाइल्यूट करना है। ये सवाल जो लोग उठा रहे हैं ये बिल्कुल इस दिशा पे भी हम लोगों को इस महीन हमले के बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरी बात, 2018 में राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, तो उनकी सचिवालय जो बैठी थी, उनके सचिव जो बैठे थे, उसमें जो फैसला हुआ, आप राजनाथ सिंह के बयान को अगर उस समय देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि ओबीसी की जनगणना, वो उनके अगर उस दौर के बयान को 2018 के बयान को आप देखेंगे तो उसमें उस बात को कह रहे हैं कि ओबीसी की जनगणना। यह भी एक खतरा है, बहुत दबाव आपका बनेगा, बहुत अगर आप जो है इस पे आंदोलन में जाएंगे, बहुत प्रेशर बनाएंगे तो हो सकता है कि इसके लिए तैयार हो जाए, ये ओबीसी की जनगणना को तैयार हो जाए, जैसे कि एससी एसटी की जनगणना हो रही है। सवाल जहां अटका हुआ है वो अपर कास्ट की भी जनगणना का है, वो सबकी जनगणना का है। ये सवाल अगर हल नहीं होगा, जैसे बहुत सारे जो है एक हिस्सा कर सकता है कि भाई एससी एसटी का तो हो ही जाए, हम क्यों इस लड़ाई का पार्ट बने, लेकिन सवाल है जिसकी हकमारी हो रही है उसकी जनगणना तो हो रही है, जो हक मार के बैठा हुआ है, जो दबा के बैठा हुआ हिंदुस्तान के सारे संसाधनों को, वो नहीं चाहता है कि उसकी जनगणना हो, उसको सामने लाया जाए, वो दर्शनीय हो, क्योंकि केवल हकमारी जिसको दबाया गया उसकी खाली जनगणना अगर करा लिया जाए तो ये अधूरी लड़ाई होगी। जो बड़ा सवाल ये है कि ये दोनों आईने की तरह आपके सामने आना चाहिए कि किसने दबा के रखा है, किसने हक मार के रखा है और किसकी हकमारी हो रही है। ये दोनों चीजें जब तक आईने में साफ आईने की तरह सामने नहीं आएंगी तब तक ये सवाल भी अधूरा रहेगा। इस बात को भी समझना, कुछ लोग ये बात को भी सवाल उठा रहे हैं। मैं देख रहा था कुछ बहुत सारे बुद्धिजीवी इस बात को एक तरह से डर पैदा कर रहे हैं कि भैया अगर ये जनगणना हुआ तो ये आप ऐसा मत समझिए कि ये केवल अपर कास्ट को दिक्कत है या कुछ मुट्ठी भर अपर कास्ट मिजाज वालों को दिक्कत है, ऐसा नहीं है। वो इस बात को भी कह रहे हैं कि जो है ये ओबीसी के अंदर ही टकराव बढ़ जाएगा, ये खतरा है और आप संभाल नहीं पाएंगे। मैं देख रहा था टीवी डिबेट पे जो है बहुत सारे इस तरह के लोग कह रहे थे कि इससे बहुत ज्यादा तनाव आएगा। वही बहस फिर से चलाई जा रही जो मंडल के दौर में चलाया जा रहा था कि देश में बड़ा तनाव हो जाएगा, बहुत जातिवाद बढ़ जाएगा, बहुत आपस में ही लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। ये बहस एक बार फिर से कह लीजिए कि इतिहास अपने को एक बार फिर से इस मसले पर मैं देख रहा हूं कि वो दोहरा रहा है। और जितने भी इस तरह के बौद्धिक हैं, जितने भी इस तरह के बौद्धिक हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, ऐसे 10-12 इस तरह के अंग्रेजी अखबारों के और तमाम इस तरह के इंटेलेक्चुअल हैं जो इसको इस नाम पे कि तनाव बढ़ जाएगा, झगड़ा बढ़ जाएगा, विवाद बढ़ जाएगा, जातिवाद बढ़ जाएगा और ओबीसी और दलित जातियों के अंदर ही टकराव बढ़ जाएगा, ये सवाल खड़ा करके इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे भी हम लोगों को सावधान रहना है। मैं बस आप लोगों से कुछ चीजें कहना चाहता हूं। एक ये भी एक सवाल है, जैसे संसद में अभी जब ये आंदोलन तेज हुआ तो संसद के अंदर एक ओबीसी बिल लाया गया। आप जानते हैं राज्यों को अधिकार दिया गया ये ओबीसी बिल के बतौर। ये इसमें एक खतरा है, ऐसे तो एक इसका लोकतांत्रिकरण हुआ है, ये स्टेट के उसमें आना चाहिए, राज्य ज्यादा बेहतर तरीके से अपने यहाँ ओबीसी जातियों को और इस तरह के समाज को पहचानने की ज्यादा करीब से वो समझता है, वो ज्यादा ठीक ढंग से इसको चिन्हित कर पाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ये जाति जनगणना के बगैर ये अगर ओबीसी का अधिकार ये जो दिया गया है ये और उसी समाज के ऊपर भारी पड़ेगा जिस समाज के लिए वो दिया गया है। ये बिल्कुल जो है मनमाना करने का एक उसमें एक स्पेस मिलेगा। अगर इसी दौर में ये जाति जनगणना हो रहा हो और ये सारी इस तरह के जातियों का, इस तरह के समाज के बारे में ठीक ठीक सामाजिक आर्थिक उसकी जानकारी अगर जब तक हमारे पास नहीं है तो इसमें राज्यों के अंदर भी सत्ता को कंट्रोल रखने वाली जातियां, जैसे मैं देख रहा हूं बहुत सारी जगहों पे, महाराष्ट्र में आप देखिए मराठों का जो पूरा चल रहा है, जाट लोगों का जो मांग चल रहा है आप देखिए,
आप राजस्थान में चले जाइए, वो जो है गुर्जर लोगों का जो पूरा एक दबाव बन रहा है। आप देखिए पाटिल लोगों का, आप देखिए गुजरात में चले जाइए, वहां जो सवाल उठ रहा है। तो जिनका पॉलिटिक्स पे, सत्ता पे कंट्रोल है, दबदबा है जिस समाज का, अगर आपके पास जाति जनगणना के जरिए कोई ठोस आंकड़ा नहीं है, कोई ठोस आपके पास जानकारी नहीं है, तो इसमें सत्ता के इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो है वो इसका ज्यादा नाजायज किस्म का फायदा उठा सकते हैं। आने वाले समय में ये हो सकता है कि जो जेन्युइन ओबीसी समाज के लोग हैं उनको बाहर का भी रास्ता दिखाया जा सकता है, और जो इस तरह के जो ऐसा वो नहीं करते हैं, वो उस तरह के नहीं है, उस समाज से नहीं भी आते, उनको अंदर भी लाया जा सकता है। ये खतरा भी हमको लगता है आपके सामने है। एक और देखिएगा कि एक सवाल चल रहा है, रोहरी कमीशन एक कोशिश हो रही है अति पिछड़ों को, जो एक यूपी में खास करके अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रोहरी कमीशन का एक आप देखिएगा कि क्या उसका असर होने वाला। वो अति पिछड़ी जातियों को उनके आर्थिक सामाजिक स्थितियों को, उनके रियल स्थितियों को आकलन करने की कोशिश कर रहा है। क्या बेस है उसके पास, किस बेस पे ये कर रहा है? इतना बड़ा एक कमेटी है बना दी गई है, उसका बेस क्या है? वो तो उसके पास 1931 का ही बेस है। 1931 के बाद, आजादी के बाद का उसके पास तो कोई बेस नहीं है, उसके पास कोई डाटा नहीं। रोहरी कमीशन क्या करेगा? रोहरी कमीशन किस चीज को चिन्हित करेगा, कैसे ये बात करेगा? हम समझते हैं कि ये सवाल भी हमारे सामने है, और ये संभव है कि बहुत जल्दी ये रोहरी कमीशन का भी ये आपस में टकराव कराने का जो थोड़ी भाग है, थोड़ी दूरी बनी हुई है, आपस में लड़ा देने की एक जबरदस्त इसके अंदर कोशिश हो सकती है आने वाले समय में। ये कमेटी भी हमको लगता है कि बगैर जाति जनगणना के ये रोहरी कमीशन का भी कोई मतलब नहीं है। ये रोहरी कमीशन भी खतरा है, यह रोहरी कमीशन भी एंटी बहुजन है। इस बात को भी हम लोगों को इस बात को भी समझना है। हम इस बात को भी आप लोगों से कहना चाहते हैं। एक बड़ा बहस चलाई जा रही थी, बीच में चलाई जा रही थी, ये कई बार हम लोग कह रहे हैं आजकल ये अभियान चलाते हुए कि ये जाति जनगणना जो है सैकड़ों दर्जनों तालों की चाबी है। ये कई सारे देश के बड़े सवालों को रिजॉल्व करेगी, बहुत सारे प्रश्नों को रिजॉल्व करेगी, और इसलिए ये कुंजी है आज के दौर में बहुजन आंदोलन का। और जो भी प्रगतिशील आंदोलन है, जो भी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका ये सेंटर पॉइंट बनना चाहिए कि जाति जनगणना हर हाल में हो। ये एक हमारे सामने हमको इस बात को पकड़ना है। हम ये देख रहे हैं कि एक कोशिश हो रही है खास करके हिंदी बेल्ट में पिछड़ों को अति पिछड़ों से लड़ाने की। एक खास समाज को टारगेट किया जा रहा, मैं देख रहा हूं एक सचेत ढंग से टारगेट किया जा रहा है। कुछ खास जातियों को, उनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जैसे उन्होंने बहुत सारा मलाई इन्होंने दे ही दिया है, जैसे कि सारा मलाई वो खा रहे हैं, कुछ लोग खा रहे हैं। ये इसका क्या डेटा है किसी के पास? ये सवाल तो होना चाहिए ना। इसका किसी के पास हिंदुस्तान के किसी भी संस्था की तरफ से कोई डेटा है क्या? कोई डेटा नहीं। और आप जब सुने होंगे हिटलर के साथ एक उसका सलाहकार था गोएबल्स, वो कहता था कि एक झूठ को 1000 बार बोलो तो वो सच में तब्दील हो जाता है। और धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि हिंदी बेल्ट में एक जबरदस्त कोशिश हो रही है कि कैसे जो है अति पिछड़ों को पिछड़ों से, अति दलितों को दलितों से एक लड़ाने की कोशिश हो रही है। मैं इस बात को भी आपको समझने की जरूरत है। बिना आंकड़े के, बिना किसी डाटा के आप ये बात सामने नहीं ला सकते। हम समझते हैं कि अगर जाति जनगणना हो जाता तो ये जो झूठ का प्रचार है, यह सब सामने आ जाता। अगर ये मान लीजिए अगर लगता है कि उन्होंने ज्यादा ये किया है तो उनकी तरफ से तो विरोध नहीं हो रहा। ये इस मसले पर विरोध करने के लिए केवल जो है कुछ खास जातियों के लोग ही क्यों सामने आ रहे हैं? उसमें पिछड़ी जातियों का जो जिसने खा लिया है मलाई, जिसने बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत उसने कमा लिया है, तो उसकी तरफ से प्रतिवाद क्यों नहीं हो रहा? वो तो कह रहा है कि ये जनगणना होनी चाहिए, ये सामने आना चाहिए, और जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये सवाल तो खड़ा कर रहा है। और इसलिए इस बात को समझना है कि यह जो झगड़ा फैलाने की कोशिश हो रही है, जाति जनगणना इस झगड़े को खत्म करेगा और ये एकता बनाएगा। ओबीसी के अंदर, ओबीसी दलित के अंदर ये एकता बनाएगा। ये बड़ा व्यापक जो बहुजन एकता की जो हम बात कर रहे हैं, उस बहुजन एकता की तरफ ले जाने की जाति जनगणना एक हमको लगता है कि एक पिलर साबित हो सकता है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, चंद कुछ बिंदुओं पे बात करते हुए मैं खत्म करूंगा। दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, मैं बनारस से आता हूं और अभी
पिछले होली से लेकर के दिवाली के बीच, ईद के बीच में कम से कम 10 झगड़े, सांप्रदायिक झगड़े शहर के अंदर, बनारस शहर के अंदर कोशिश की गई। और आप जानते हैं ज्ञानवापी के मसले को बनारस में फिर से खोला जा रहा है, उसको नए सिरे से अब उस पर फोकस किया जा रहा है। आपने वो नारा भी सुना होगा कि अब फिर से वो नारा लगने लगा है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये नारा आप लोगों ने सुना होगा और एक जबरदस्त कोशिश हो रही है। वहां आप देखिए कि अभी विश्वनाथ धाम के नाम पर एक बड़ा वहां पे वहां स्पेस नहीं था, अब वो 50,000 1 लाख लोगों को इकट्ठा करने का वहां जगह भी दे दिया गया है। और कभी भी कोई कार सेवा हो सकती है, जैसे आप वहां पे कार सेवा अयोध्या में हुआ, इसको लेकर के बहुत चकित नहीं होना चाहिए, इस पे पहले से इस पे सचेत रहना चाहिए। 10 मोहल्लों में तनाव करने की कोशिश हुई और मैंने देखा कि उन 10 मोहल्लों में जो हिंदू की तरफ से लड़ रहा था जो समाज, वह भी हिंदू समाज का पसमानदा था, और जो मुस्लिम समाज की तरफ से जिसके ऊपर उस लड़ाई में शामिल था या जो पीड़ित हो रहा था, वह भी मुस्लिम समाज के अंदर का पसमानदा था। ये अजीब बात है, आप देखिएगा। और दोनों जगह अपर कास्ट बैठ से इस सारी चीजों को जो है पूरा एक नियंत्रित कर रहा था। 2 मंत्री हैं यूपी में जो है, एक नीलकंठ तिवारी है मंत्री और एक रविंद्र जायसवाल करके वहां सरकार में मंत्री। तो आप जब उन 10 जगहों का जांच करेंगे, कोई भी आप इस बात को देखिएगा, हम लोग उन 10 जगहों पे गए और उस मसले को हम लोगों ने उस पर लड़ने की कोशिश की, उसको उठाने की कोशिश की। उन सभी जगहों पे हमने देखा कि दोनों तरफ का पसमानदा ही आपस में, यानी कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे हो क्या रहा है, ये तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बहुत बड़ा हिस्सा जो है। आप देखिए, आप अली अनवर साहब बहुत विस्तार में बात करेंगे उस पर, लेकिन उस समाज का 95% हिस्सा जो है पसमानदा आता है, ओबीसी में आता है। मैं देख रहा हूं कि ये बहुत कमजोरी दिख रही है, जिसको हम कह रहे हैं कि व्यापक बहुजन एकता बनाने की बात कर रहे हैं, जब हम सो कॉल्ड हिंदू समाज के ओबीसी में जा रहे हैं। अब जैसे संविधान में आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है, संविधान में है अन्य पिछड़ा वर्ग, ये शब्द है संविधान में, ये शब्द है, और उसमें धर्म जो है वो न्यूट्रल है, धर्म न्यूट्रल है उसमें। लेकिन आप उसमें आप मुस्लिम समाज का, उसमें सिख समाज का, उसमें हिंदू समाज का, ये सवाल है। लेकिन समाज में क्या है इसको लेकर के, मैं जब सो कॉल्ड हिंदू समाज के अंदर के ओबीसी के बीच में आप जाइए तो उसको तो फीलिंग ही नहीं है कि हमारा भाई उधर भी है, वो मुस्लिम समाज के वो धार्मिक आवरण में ढका हुआ हमारा भाई उधर भी है, ये उसके अंदर फीलिंग नहीं है। ये बांटने वाली राजनीति के लिए बेहद मुफीद स्थिति है, बेहद सही स्थिति है, इसको फीलिंग ही नहीं है। और जब हम मुस्लिम समाज के अंदर के ओबीसी के बीच में जाते हैं, पसमानदा समाज के बीच में जाते हैं, तो उसको तो यह भी फीलिंग नहीं है कि मैं ओबीसी हूं, मैं खास समाज से हूं, मेरा ये जात जनगणना का सवाल जितना मेरे उस समाज के भाइयों का है उतना है, उससे भी ज्यादा, क्योंकि उससे भी ज्यादा सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है आप देख सकते हैं, उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट है उससे भी ज्यादा वो संकट में है, उनका सबसे ज्यादा सवाल है। और जो आप कह रहे हैं इस बात को, ये जो आप देखिए कि जिनको जो है आपस की एकता बना करके लड़ाई को मोड़ देना चाहिए बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, वो आपस में लड़ रहे हैं। ये जाति जनगणना का आंदोलन मैं करना चाहता हूं आपसे कि जिस विराट बहुजन एकता की आप बात कर रहे हैं, दलित और ओबीसी के बीच का, ओबीसी और ओबीसी के बीच का, हिंदू पसमानदा और मुस्लिम पसमानदा के बीच का, ये जो सारा ये जो जिसको आप जो जहां से चीजें हम किसी दौर में इसको खड़ा करना चाहते थे, बाद में वो चीजें बिखरी हैं। हम समझते हैं कि उस विराट बहुजन एकता को बनाने का, उस विराट बहुजन एकता को आगे ले चलने का, इसमें एक जबरदस्त जो है इस जाति जनगणना आंदोलन में छुपा हुआ है, और इस पे हमको लगता है कि प्रमुखता से आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक और बात कहते हुए आपको अपनी बात को खत्म करूंगा कि देखिए, इस दौर में इस मिथक को भी कई आंदोलनों ने तोड़ा है कि मोदी सरकार को हराया नहीं जा सकता, पीछे नहीं धकेला जा सकता। ये मैं देख रहा था कि बहुत ये धारणा बहुत तेजी से फैल गई थी। मैं अभी किसान आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूं जिसके बाद बहुत सारा बदला है, मैं उससे पहले की भी बात कर रहा हूं। मैं उसके पहले के भी आंदोलनों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इतिहास के, मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि इतिहास के सारे सवाल, इतिहास के सारे बड़े सवालों को आप देखेंगे कि दुनिया के मामले में आप देखेंगे इतिहास के सारे बड़े सवालों को सड़कों ने हल किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और हिंदुस्तान में भी जिस तरह की तानाशाही है, आप
आप देख लीजिए, एनआरसी आंदोलन को देख लीजिए, आप इसको फील करिए थोड़ा। जो अमित शाह संसद में हकड़ हकड़ के बोल रहे थे कि डंके की चोट पे लागू करूंगा, डंके की चोट पे लागू करूंगा, आप देखिए 150 शहीद बाद हिंदुस्तान के अंदर खड़ा हो गया, घुटने टेकना पड़ा। कहां चला गया वो उनका एनआरसी और नागरिकता कानून? इस बात को आप देखिए, इस बात को आप लोगों को समझना है। मैं इस बात को आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2018 को याद करिए, SC/ST कानून को कमजोर करने की सरकार ने एक साजिश की थी, अदालत के जरिए, कोर्ट के जरिए। इस बात को आप फील करिएगा। और आपने देखा होगा लाखों नौजवान सड़कों पे, 2 अप्रैल को याद करिए 2018 में लाखों नौजवान सड़कों पे उतरे, बहुत दमन हुआ, बहुत लोग जेल में गए, बड़ा मुकदमा झेला, वो एनआरसी में भी झेला, वो SC/ST एक्ट के तहत आंदोलन में भी झेला, लेकिन घुटने टेकना पड़ा उस सरकार को। आपने फील किया होगा, संसद में नया संशोधन कानून पास करना पड़ा, आपने ध्यान दिया। इसी सरकार को जिसको कहा जा रहा है जिसको हराया नहीं जा सकता है, इस बात को मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं, यह दिमाग से निकालना है। और अभी आपने किसान आंदोलन को देखा, इसलिए मैं आप लोगों से यह कहते हुए कि देखिए, एक बात समझ में आ गई है और आप लोगों को भी समझना चाहिए, ये जो आप पूरे विपक्ष का जो दृश्य आप देख रहे हैं, आप विपक्ष को देख रहे हैं इस समय, उसका जो रवैया है इन प्रश्नों पे, चाहे वो एनआरसी आंदोलन के प्रश्न पे रवैया रहा हो, इस समय हिंदुस्तान के जो बड़े प्रश्न हैं, जो स्थापित, जो सत्ताधारी विपक्ष है, वो उन प्रश्नों को टच करने से बचने लगा है। इस बात को आपको समझना है। चाहे एनआरसी आंदोलन को आप देख लीजिए, उसमें कोई स्थापित विपक्ष कहीं नहीं दिखेगा। आप जो है उसके बाद SC/ST एक्ट कानून के आंदोलन को देख लीजिए, आप उसके बाद 13 पॉइंट रोस्टर आंदोलन को देख लीजिए, उसके बाद आप किसान आंदोलन को देख लीजिए। इस दौर के सारे बड़े सवालों को जनता की लड़ाइयों ने सड़कों पर लड़के जीता है। वहां हर जगह आपको विपक्ष जो है हाजिर दिखेगा। और हम समझते हैं कि जाति जनगणना का आंदोलन भी अगर आप लड़ेंगे, अगर आप आगे बढ़ेंगे, आप इसको जन मुद्दा बनाने की तरफ बढ़ेंगे, तो हम समझते हैं कि ये लड़ाई भी आप जीतेंगे। कोई भी आपको इस लड़ाई को जीतने से रोक नहीं सकता है।